आप देख रहे हैं CNBC आवाज़। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज हम बात करेंगे वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की, साथ ही साथ बिल्डिंग मटेरियल्स की, क्योंकि जिस तरह की मूवमेंट हमने उस एरिया में आते हुए देखी है ऑन एंड ऑफ 28 फरवरी के बाद आज यहाँ पर 15 जुलाई हो चुकी है। बहुत बार बैक एंड फोर्थ हमने वहाँ पर उस रीजन में होता हुआ देखा है। काफ़ी चीज़ों पे असर पड़ा है। ऑफकोर्स काफ़ी सारे इंडियंस वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। वो एक हब है जहाँ पर बहुत सारी ट्रेडिंग भी होती है। बिल्डिंग मटीरियल से लेकर रियल एस्टेट और किस तरह का वहाँ का माहौल है, इस सब पर करेंगे आज चर्चा। इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डैन्यूब ग्रुप के वाइस चेयरमैन अनीस साजन। अनीस, बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज CNBC आवाज़ पर समय निकालने के लिए। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट और जिस तरह से मिडल ईस्ट पे हमने इसका इम्पैक्ट आता हुआ देखा है, चाहे वो लॉजिस्टिक्स है, शिपिंग लाइंस है, इन्फ्लेटेड नंबर्स जिस तरह से वहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं, आपकी क्या सेंस है? वेयर डज इट स्टैंड? थैंक यू मनीषा, पहले तो मुझे मौका दिया CNBC आवाज़ पे आने के लिए। पहली बात तो मैं ये कहूँगा, दुबई में और UAE में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है USA में और ईरान और इजराइल के बीच में। UAE में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं। रही बात बिल्डिंग मटेरियल, मैं ये छाती ठोक के कह सकता हूँ कि लास्ट 3 महीने में, अप्रैल मई जून में जो हमने बिल्डिंग मटेरियल का धंधा किया है वो छप्पर फाड़ दिया है। उसकी 2 वजह है। जैसे आपने कहा कि फ्रेट प्राइजेस और लॉजिस्टिक्स, इसके इश्यूज थे। तो इसमें जिसने हिम्मत करके माल मंगाया, बिकॉज फ्रेट जो पहले $1000 था पर कंटेनर 40 फुट का, वो हो गया $8,000 से $10,000। सो देयर इज वेयर एक अपॉर्चुनिटी है। तो आप कहेंगे यार 1000 का $8,000 आप दोगे तो माल कैसे बनाओगे? सिंपल सी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने माल अपना मंगाना बंद कर दिया और प्रोजेक्ट्स काफ़ी लॉन्च हुए थे दुबई में। तो उन लोगों के पास हम पहुंच गए माल लेके, और उनको चाहिए था माल, जो हमसे माल नहीं ले रहे थे वो भी माल ले रहे थे। तो 3 महीने में ऐसे लॉटरी निकल आई है बिल्डिंग मटेरियल की। ऑलराइट, तो अगर हम यहाँ पर सप्लाई चेन्स की बात करें, आप कहेंगे आप यूरोप से, एशिया से थोड़ा सा हटके, क्या आप उसको लोकलाइज तरीके से देख रहे हैं? अब क्या बिजनेस स्ट्रैटेजीज में कुछ चेंजेस हुए? स्ट्रैटेजीज ऑब्वियसली हमें थोड़ी बहुत चेंज तो करनी पड़ी। जो हमारे एक्सपोर्ट कस्टमर्स थे जो दुबई से आके रेगुलर माल लेके जाते थे, बिकॉज दुबई, सबको मैं ये बताना चाहूँगा कि बिफोर इट बिकेम अ रियल एस्टेट हब और अ टूरिस्ट हब, वॉज फर्स्ट अ फ्री ट्रेड, और आज भी वो फ्री ट्रेड है, बिकॉज यू डोंट पे टैक्स। जो भी दुनिया भर के लोग आते हैं, वो चाहे इंडिया हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान, ईस्ट अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, CIS कंट्रीज, ये सारे कंट्रीज में दुबई में आके मिक्स कंटेनर माल लेके जाते हैं, बिकॉज उन्हें ड्यूटी नहीं देनी पड़ती है और हमें भी ड्यूटी नहीं देनी पड़ती है। तो उसके वजह से अब ये जो कस्टमर नहीं आ रहे, हम उनके तरफ जा रहे हैं कि भैया दुबई से माल नहीं ले रहे, we'll give it to you from India because we import a lot of goods from India। ठीक है। उसी तरह हम चाइना से दे रहे, इटली से दे रहे। तो हमने अभी कदम उनकी तरफ बढ़ाया है और फ्री ट्रेड का फायदा वो अभी भी उठा रहे, और उनको जल्दी माल मिल रहा है और वो फ्रेट भी उनको नहीं देना पड़ रहा है। तो जब आप इंडिया से कर रहे हैं, ऐसी और कौन कौन सी कंट्री से अब आप डायरेक्टली यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, दुबई से ना करते हुए? चाइना, इटली, बट ज्यादा काम इंडिया और चाइना है। जाहिर सी बात है, बिकॉज इंडिया और चाइना का प्राइसेस कंपैरेटिवली यूरोप से बेटर होता है। और टाइल्स हमारा जो इंडिया से मोरबी से आता है बहुत ज्यादा आता है। फिर लॉक बॉडी और हैंडल्स, वो दिल्ली में एक जगह है, वहां से बहुत आता है। फिर हम बात कर रहे हैं सीमेंट बोर्ड, प्लाईवुड, ये भी इंडिया से काफी आता है। रही बात चाइना से भी काफी माल आता है। तो इस तरह से मौके बहुत मिलते हैं। चैलेंजेस अपने सामने अपॉर्चुनिटीज लाती है। अगर आप हाथ में हाथ रख के बैठोगे कि नहीं फ्रेट बढ़ गया, माल नहीं लाएंगे, अब एक्सपोर्ट वाले नहीं आ रहे, तो एक कदम आपको बढ़ाना पड़ता है। अगर हम ओवरऑल बिल्डिंग मटेरियल्स की यहाँ पर बात करें, तो जैसे आपने कहा स्टार्टिंग राइट फ्रॉम टाइल्स, लंबर, टिम्बर, मार्बल है, यहाँ पर स्टील है, सीमेंट है, किस तरह से या किस कैटेगरी में आपने यहाँ पर ज़्यादा बिजनेस या ज़्यादा मुनाफा आता हुआ देखा? टाइल्स में अच्छा खासा मुनाफा मिला है। स्टील में जनरली इट्स अ कमोडिटी आइटम, तो स्टील में इतना मुनाफा नहीं मिलता है, बट इस 3 महीने में बहुत मौका मिला मुनाफा बनाने के लिए। और मैं यही कहूँगा कि रिस्क है तो इश्क है। रिस्क लिया, माल मंगाया और माल बेचा। तो उसी तरह ये जैसे मैंने बताया टाइल, स्टील, प्लाईवुड में भी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के लिए रीड होती है स्टील और प्लाईवुड, वो फिल्म फेस प्लाईवुड जिसको हम कहते हैं, तो वो लगाना पड़ता है। उसके बगैर आप बिल्डिंग की बेस नहीं खड़ी होती है। तो ये दबा के माल था हमारे पास और दबा के माल बेचा, और हमने रोका नहीं माल लाने के लिए। तो आपने ये माल कॉन्स्टेंटली यहाँ पर घुमाया, क्या इसमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगी या आपको नज़र आ रहा था कि सामने मुनाफा ज़्यादा है? क्योंकि एक स्ट्रक्चर घुमाना एक चीज़ है और उसको कलेक्ट करना एक और चीज़ है, क्या उसमें गैप्स है और किस तरह से ये काम हुआ? जाहिर सी बात है वर्किंग कैपिटल थोड़ा बढ़ जाता है, बिकॉज आप
पैसा ज्यादा दे रहे हो, बट आपको अंदाजा हो जाता है, क्योंकि ये कोविड में हमें मौका मिला था। जब कोविड आया था वो तो लंबे समय तक चला था, और मुझे आज भी याद है कि कोविड में लोग फैक्ट्रीज काफ़ी लोग काम नहीं कर रहे थे, बट जो फैक्ट्रीज काम कर रहे थे उनकी तरफ गए और मौका मिला, क्योंकि काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत थी, हॉस्पिटल्स बना रहे थे लोग, माल पहुंच नहीं रहा था। तो उसी तरह इस पीरियड में जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए यूएई में, और जो माल एक्सपोर्ट की तरफ पहुंच नहीं पा रहा है, वी आर एबल टू सप्लाई। एंड उसकी सिंपल मैं यही कहूँगा कि हमने रिस्क लिया नहीं, हमें पता था कि इसकी डिमांड आनी है और उसका फ़ायदा उठाया। कहते हैं ना, मौके पे चौका मार लिया। काफ़ी सारे बिजनेस हैं ज़ेन्यूब ग्रुप के, चाहे वो क्रिकेट है जिसके बारे में मैं बात करूंगी थोड़ी देर में, लेकिन रियल एस्टेट मेजर है, बिल्डिंग मटेरियल्स यहाँ पर काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आया है। अक्रॉस बिजनेसेस आप कहेंगे जिस तरह की स्थिति फिलहाल मिडल ईस्ट में है, बिल्डिंग मटेरियल्स परहैप्स ज़्यादा प्रॉफिटेबल है क्रॉस बोर्ड? यस, हमारे ग्रुप में आज की तारीख में बिल्डिंग मटेरियल ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है। रियल एस्टेट का टाइम था, हर एक का एक फेज आता है। अब रियल एस्टेट थोड़ा स्टेबलाइजिंग पोजीशन पे, जिसको कहते हैं ना कंसोलिडेशन बेसिस। जब क्रिकेट में जब 2-3 विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो वी नीड प्लेयर्स लाइक राहुल द्रविड़। तो अब रियल एस्टेट का काम है कि उसको कंसोलिडेट करना। अब हम ग्रोथ नहीं एक्सपेक्ट कर रहे। हमने जो प्रॉपर्टीज लॉन्च की है उसको टाइम पे डिलीवरी करना, बिकॉज एक कस्टमर का ट्रस्ट है जो पैसा लगाता है अपना मेहनत का, वो चाहता है कि अपनी बिल्डिंग टाइम पे खड़ी हो जाए, वो चाहे जियोपॉलिटिकल टेंशन हो। तो वी हैव नॉट स्टॉप्ड आवर वर्क, हमने काम शुरू किया है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हमने लॉन्च किए वो बिफोर टाइम डिलीवरी दे। तो धंधा नहीं बढ़ेगा व्हेन इट कम्स टू द टॉप लाइन, व्हेन इट कम्स टू रियल एस्टेट, बट टाइम पे डिलीवरी देंगे तो उम्मीद करते हैं कि जब बाउंस बैक करेगा दुबई, और जो करता है, और मुझे पूरा उम्मीद है 6 महीने में दुबई बाउंस बैक करेगा, और वही रियल एस्टेट जो आज ग्रोथ नहीं कर रहा है वो छलांग मारेगा। ग्रोथ नहीं कर रहा है, या थोड़ा सा आपने यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न्स भी आता हुआ देखा है कई लोगों की तरफ से? अगर बहुत सारी रिपोर्ट्स यहाँ पर पढ़ी जाएं तो मानना ये भी है कि हमने प्राइसेस या जो नोशनल प्रॉफिट्स ही सही वो थोड़े से हमने नीचे आते हुए देखे। यू नो व्हाट, सेकेंडरी मार्केट में आई वुड से थोड़े डिस्ट्रेस सेल हुए, बिकॉज काफी सारे लोग, एक होता है कि अपना घर ले रहे, बट कुछ लोग रहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लिप करते, लगाया माल उसको फ्लिप कर दिया 20% डालने के बाद, तो वो लोग डिस्ट्रेस सेलिंग कर रहे हैं कि अभी पैसा तो लगा दिया, अब 6-8 महीना रुकना, लिक्विडिटी नहीं है, तो वो सेल कर रहे हैं। बट जो ऑफ प्लान सेल कर रहे हैं, जैसे कि डैन्यूब प्रॉपर्टीज है और दूसरे डेवलपर्स है, वी रिसेंटली लॉन्च्ड ग्रीन्स बाय डैन्यूब, जो टाउन हाउसेज और विला है, और हमने जो उसका फर्स्ट प्लेस लॉन्च किया था 750 विलास का, उसका हमने 40% बेच दिया 1 महीने में। वी कुड हैव प्रॉब्ली सोल्ड द होल अगर वो माल मार्केट तब सही होता, उस टाइम पे लॉन्च करते। बट उम्मीद है कि ये भी इंशाल्लाह निकल जाएगा, हर एक का टाइम आता है, और सेकंड फेज भी जल्द लॉन्च करेंगे। जब हम कमोडिटीज वॉच करते हैं ना अनीस, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि किस कंट्री का हाउसिंग डेटा किस तरह से आया है, तो चाहे वो चाइना है, यूएस है, काफ़ी सारी यूरोपियन कंट्रीज जो बडिंग हो रही हैं, एंड इन सम सेंस दुबई का हाउसिंग डेटा कि कितना डिस्ट्रेस है, कितना स्ट्रेस है, क्या नंबर्स बढ़ते हुए नजर आए हैं। कमोडिटी मार्केट सीधा इससे यहाँ पर इन सम सेंस एक डायरेक्ट क्यू लेती हैं। पर जहाँ तक रियल एस्टेट की बात है, और जो आपने क्योंकि यहाँ पर ग्रीन्स की बात करी, सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन हाउसिंग, वो सारे काफ़ी सारे प्रचलन अभी यहाँ पर हैं। क्या आप एज अ कंपनी, एज अ ग्रुप उस तरफ जा रहे हैं? बहुत, ग्रीन सीमेंट फॉर एग्जांपल बहुत ज़रूरी है ये। यू सी, आज की तारीख में आपसे माल क्यों लेगा इफ़ यू गिव समथिंग विच इज़ बेनिफिशियल टू द क्लाइंट। एक तो आपने कहा कि ग्रीन कम्युनिटी बनाना है, वेयर यू सेव इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरी बात आप क्या एमिनिटीज़ दे रहे हैं। पहले जब बिल्डिंग्सें बनती थी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या देते, स्विमिंग पूल और जिम देते थे। डैन्यूब की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि वी ऑलमोस्ट ऑफर मोर देन 40 to 50 एमिनिटीज। ना आप पूछे कि 40 to 50 एमिनिटीज, हम जब लैंड लेते, लैंड पार्सल, तो उसका 10% to 15% सिर्फ एमिनिटीज के लिए। ना एमिनिटीज में बात कर रहा हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स कोर्ट्स। जो क्रिकेट तो चलो इंडिया में फेमस है, लेकिन यूएई में क्रिकेट से ज़्यादा पैडल टेनिस, फिर एक है अभी उसके बाद बैडमिंटन, वो जरूरी, तो स्पोर्ट्स के लिए दिया है। एक पूरा फ्लोर हमने दिया है सिनेमा के लिए, ताकि बच्चे और फैमिलीज के साथ, बिकॉज अभी गर्मी है दुबई में, सो रादर देन गोइंग आउट, एक थिएटर माहौल बना दिया जाए। डॉक्टर ऑन कॉल दिया है। डॉक्टर ऑन कॉल का मतलब ये है कि एक फिजिशियन हमारे बिल्डिंग में रहेगा, तो इमरजेंसी खुदा ना खास्ता है तो एटलीस्ट वो अटेंड कर सकता है। फिर नैनी ऑन बोर्ड, बिकॉज अगर आप अपने बच्चे छोड़ के जाना चाहते हैं, यस दे आर ऑल चार्जेबल, थोड़ा सा इंटरेस्ट देना पड़ता है उसका, बट ये सब फैसिलिटीज आप देते हो, तो दैट इज वेयर यू आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, और लोग आप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और सबसे बड़ा हमारा जो स्ट्रेंथ है, मैंने हमेशा कहा है कि हमारा 1% पेमेंट प्लान, चाहे वो 1% पेमेंट प्लान देते हो, फ्लेक्सिबिलिटी देते हो पेमेंट में,
और फर्निश्ड अपार्टमेंट देते हो तो आदमी को एक बक्सा लेके हमारे प्रॉपर्टी में आ जाना है, तो कुछ नहीं करना है उसके अलावा। होटल में जिस तरह आप चेक इन करते हो। सो जहाँ तक ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल्स की बात है या लो कार्बन सीमेंट है, जिस तरह से अब हम ग्रीन की तरफ यहाँ पर जा रहे हैं, इवोल्यूशन हमने यहाँ पर आता हुआ देखा है, इस तरफ किस तरह के कदम है? वेल हमने सोलर हीटर लेकर आए बिकॉज वाटर हीटर इज अ मस्ट। आप किधर भी रहो, चाहे इंडिया में रहो या दुनिया के कहीं भी रहो, बिना गर्म पानी के आप नहाए नहीं। दुबई में जबकि 40 डिग्री भी है, गर्म पानी से लोग नहाना पसंद करते हैं। उस तरह हमने वाटर हीटर लॉन्च किया, फिर स्मार्ट लाइट्स लॉन्च किए, सो दैट यू सेव इलेक्ट्रिसिटी। तो जहाँ जहाँ हमें मौका मिलता है, ग्रीन एम्यूनिटी देनी पड़ती है, ग्रीन प्रोडक्ट्स लाने पड़ते हैं, दो फायदे उसमें होते हैं। एक तो आप you are proving to the world, rather to your investor, that you are going in the right direction, and secondly you are giving something new which the others are not giving. रियल एस्टेट की बात हुई, सब हुई, आपकी शुरुआत यहाँ पर इंडिया से हुई है, मुंबई से हुई है। किस तरह से ये जर्नी रही? और मुझे याद है लास्ट टाइम भी आपने कहा था कि हम आईपीओ नहीं करेंगे, तो किस तरह से नेक्स्ट जनरेशन इस ट्रांजिशन को देख रही है, वो पूरी की पूरी जर्नी क्या है? वेल मैं बड़ी खुशी और फकर से कह रहा हूँ कि अभी जस्ट 2 दिन पहले मैंने मिलानो का एक शोरूम, हार्ट ऑफ मिलानो, जिसको मैंने कहा ना रियल एस्टेट फ्री फोर्ट मार्केट में खोला, तो वो मेरे यंगर बेटे ने खोला, साहिल ने, जो हार्ट में खोला वो शॉप। तो यंग जनरेशन जो है, वो मेरा एक छोटा बच्चा है, वो मिलानो ब्रांड चला रहा है, दैट इज फॉर द मासेस, विच वी डू ऑलमोस्ट 20% ऑफ द बिजनेस। एंड माई एल्डर सन जो है वो कासा मिलानो, जो नीश और लग्जरी प्रोडक्ट्स देखता है। तो ये बच्चे चला रहे, और मुझे खुशी ये है कि आई डिड नॉट हैव टू फोर्स देम, खुद से वो ये धंधे पे आ गए। एक होता है कि जैसे हमने वो 3 इडियट्स मूवी में देखा है कि बच्चे को किसी को फोटोग्राफी करना है, उसको डॉक्टर बना दिए। लकीली बच्चों ने अपना अपना लाइन पकड़ लिया विदाउट फोर्सिंग, और अपने लाइन पे आ गए। एज पेरेंट्स और कुछ उम्मीद नहीं चाहते। अगर वो चाहे बिल्डिंग मटेरियल भी नहीं आता और कुछ भी करना चाहता ना, आज के जनरेशन में अगर आप बच्चों को स्पेस दो और उनको टाइम दो और उनको समझो कि वो क्या चाहते हैं, they will definitely give you reap oh absolutely. So जो ये ग्रोथ है अनीस, आप कैसे देखेंगे इसे? किस तरह से बाकी लोग इससे प्रेरणा ले सकते हैं इन सम सेंस? प्रेरणा लेते हैं या नहीं पता, बट आई हैव ऑलवेज लर्नड कि अगर आप किसी से सीखते हो, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड यू लर्न फ्रॉम समबडी एल्सेस सक्सेस ऑल्सो। तो आपको इंस्पायर होना बहुत ज़रूरी है। और मेरी जर्नी के बारे में मैं थोड़ा सा शेयर करूंगा। मैंने अपनी शुरुआत की थी बॉम्बे से, जब बॉम्बे था, मुंबई नहीं था। 1990 में मैं एक्वागार्ड बेचता था, वाटर फिल्टर। उस जमाने में 3,500 रुपये का था, तो डोर टू डोर जाता था। तो मेरा लक अच्छा था कि मुझे वर्ली एरिया मिल गया था, वर्ली सीफेस। तो तब 3,500 रुपये बहुत ज़्यादा थे। बट मैंने जब पहला दरवाज़ा खटखटाया तो आपकी जैसी एक अच्छी सी लेडी आई, दरवाज़ा खोला, जी बेटा क्या चाहिए? मतलब मैडम मेरे पास ये वाटर फिल्टर है, आइए आइए बेटा। और वो मेरे पहला फिल्टर 1 घंटे में बिक गया। बट उसके बाद मैंने 100 दरवाजे खटखटाए, एक नहीं मैंने दरवाजा बैंग किया गया। सो वो मुझे आर्ट ऑफ रिजेक्शन सिखाया। तो ये मुंबई लाइफ या बॉम्बे लाइफ ने इंसान को टफ बनाता है। ट्रेन के धक्के खाना, ट्रेन में तो आप घुस जाते हो, लेकिन बाहर आप अपनी मर्जी से नहीं आते हो, आपको धक्का दे के दिया जाता है। तो वो लाइफ ने मुझे टफ बनाया। और उसके बाद मैंने जर्नी दुबई में शुरू की। तो मैंने शुरू किया था जेट स्प्रे, जिसको हम लोग दुबई में शत्ताफ बोलते हैं, नेचर्स कॉल के लिए यूज किया जाता है। तो वो मुझे पता था कि ये प्रोडक्ट रॉन्ग नहीं जाएगा। एंड आज उसी की वजह से आई एम प्राउड टू से आई एम कॉल्ड एज द शत्ताफ मैन। लोग सुपरमैन, स्पाइडरमैन, ही मैन के बारे में बात करते हैं। आई एम प्राउड, और आज भी मेरी वो आइडेंटिटी है। ओके तो काफ़ी सारी चीज़ें ऑफ कोर्स आपने यहाँ पर की हैं, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट रियल एस्टेट, इट इज़ अबाउट बिल्डिंग मटेरियल्स, और बहुत सारी जो और आप यहाँ पर ब्रांच आउट करते गए हैं, उसमें से क्रिकेट एक चीज़ है। ओह यस, ऐसा कौन सा इंडियन है जो क्रिकेट नहीं पसंद करता? आई नो आज की तारीख में जरा फीफा का बोल बार है, इंडिया के थोड़े डिफीट्स अंडर द कारपेट चले गए, बट ठीक है, हार जीत खेल का हिस्सा है। बट क्रिकेट इज बीन वेरी क्लोज टू माई हार्ट। 83 में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी कपिल देव साहब के अंडर, उसके बाद से 85 में गावस्कर ने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी ऑस्ट्रेलिया में। एंड देन देयर इज नो लुकिंग बैक, इट्स बिकम अ रिवोल्यूशन। एवरी इंडियन, वो चाहे अंकल हो, आंटी हो, बच्चा हो, सारे पसंद करते हैं। आप भी पसंद करते। फीफा में हम बेगानी शादी में अब्दुल्ला बन जाते, कोई अर्जेंटीना का टी शर्ट पहनता है, कोई इंग्लैंड का टी शर्ट, बट जब इंडिया खेलती है तो सारे इंडियन बन के ब्लीड इन ब्लू करते हैं, और उसका मजा कुछ और ही होता है। क्या प्लान है आगे अब यहाँ पर जाके? इतनी सारी ग्रोथ के बाद एक नेक्स्ट स्टेप अब डैन्यूब के लिए क्या है? अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फिलहाल ये रियल एस्टेट में कंसोलिडेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बिजनेस में उतार चढ़ाव होता है। बिकॉज अगर आप सिर्फ हाई देखोगे ना, तो जब आप गिरोगे तो आपको
पता नहीं चलेगा कितने जोर से गिरोगे। तो ये फुल अवेयरनेस के साथ एज ऑफ नाउ कंसोलिडेशन है। बहुत जरूरी है कि यू नीड टू कंसोलिडेट, बट एट द सेम टाइम जहां रिस्क लेना है वहां रिस्क लेना है। और आईपीओ नहीं करना है अभी? बिल्कुल नहीं। आई बी ऑनेस्ट, आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि आईपीओ जो कर रहे हैं, जो इंडिया में कर रहे हैं या जो दुनिया में हर में कर रहे हैं, वो ठीक ठाक उसका उनका फायदा हो रहा है। एट द मोमेंट जहां पे हम खड़े हैं, हम वो डायरेक्शन में सही जा रहे हैं और उसी को मेंटेन करना है। अनीस, बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज यहाँ पर सीएनबीसी आवाज़ में सर यहाँ पर समय निकालने के लिए। फ्रॉम बिल्डिंग मटेरियल्स टू रियल एस्टेट टू आपके इतने सारे पैशंस, किस तरह से यहाँ पर शुरुआत हुई है, टू क्रिकेट ऑफ कोर्स, एंड देन यहाँ पर हमने बात की है साथ ही साथ बाकी और भी कई चीज़ों की। आईपीओ जैसे आप यहाँ पर नहीं करना चाहते हैं एंड टुवर्ड्स ग्रीन यहाँ पर कंपनी जाने की कोशिश में भी है। अनीस, बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज समय निकालने के लिए। मेरे लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज़ का, आपका मनीषा जी और आपकी पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे यहाँ मौका दिया। लव्ड इट। थैंक यू सो मच। और जुड़ चुके हैं अनुज, नमस्कार, बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। और शुरुआत यहाँ से कच्चे तेल के साथ ही कर लेते हैं, क्योंकि प्राइसेस में 85 के आसपास का कारोबार है। कोई जब तक बड़ी नई डेवलपमेंट, नया ट्वीट नहीं आता, तब तक प्राइसेस कंसोलिडेट या थोड़ा सा गिरने लगते हैं, और काफ़ी हद तक वही हाल हमने फिलहाल होता हुआ देखा है। बिल्कुल मुझे आपने ठीक कहा कि जब तक ट्वीट नहीं आता तब तक मार्केट ऐसे ही रहेगा, क्योंकि क्रूड का जो प्राइस है वो बिल्कुल ट्वीट के ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है, और जैसे जैसे ट्वीट हुआ है वैसे वैसे प्राइस मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट अभी एक कंसोलिडेशन जोन में आ गया और ऑलमोस्ट 85 से लेकर 90 के बीच झूलता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक ब्रेक लगता हुआ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि क्रूड में लग सकता है। हालांकि कल जो इन्वेंट्री आई थी उससे तो लग रहा था कि प्राइस ऊपर बढ़ने चाहिए, बस अभी फिलहाल अगर आप देखेंगे तो बहुत रेंज बाउंड मोमेंटम हम यहाँ पे होती हुई देख रहे हैं। हमें लगता है कि क्रूड के अंदर अगर कोई डिप मिलता है करीबन 7550 के आसपास में, तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ऊपर में 7700 तक के आसपास के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। तो रेंज अगर हम देखें तो 7500 से लेकर 7700 के बीच आपको ये रेंज क्रूड में देखने को मिल सकती है। अनुज, साथ ही साथ यहाँ पर रुपए में क्या सेंस है? बिकॉज 96 के आसपास के लेवल्स हैं, डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी गिरावट है, उसके बावजूद भी रुपए को बहुत फायदा नहीं। देखिए रुपी यहाँ पर थोड़ा वीक होता हुआ नजर आया है। ऑलमोस्ट 96-34 के आसपास रेट चल रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट यहाँ पर हर्ट करता हुआ दिख रहा है। क्रूड के भाव यहाँ पे बढ़े हैं, तो हमें लग रहा है कि अभी रुपी के अंदर और वीकनेस यहाँ पे देखी जा सकती है। ऊपर लग रहा है कि 97 से लेकर 9750 तक के लेवल रुपी में देखे जा सकते हैं। अभी फिलहाल सुधरने का तो कोई चांस नहीं लग रहा है। यहाँ पे वीकनेस यहाँ पर और देखने को मिल सकती है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। अनुज, यहाँ पर सोने में क्या करने की राय देंगे? क्योंकि अपने ऑल टाइम हाई से तो अच्छी खासी गिरावट आ ही चुकी है, लेकिन काफ़ी हद तक मार्केट पार्टिसिपेंट्स को ऐसा लगता है कि गिरावट पूरी नहीं हुई है। शायद 4000 के नीचे के लेवल्स में कुछ समय तक सोना यहाँ बिता सकता है। आपकी क्या सेंस है, नियर टर्म, स्लाइटली लॉन्गर टर्म भी? हाँ देखिए, शॉर्ट टर्म मुझे लगता है कि थोड़ा वीकनेस यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि जो यूएस के भी डेटा आए थे, हमने पीपीआई और सीपीआई के डेटा देखे थे, उसके बाद एक जंप देखने को मिला था, बट सस्टेन नहीं कर पाया $4100 के ऊपर में, और प्राइस अब 4025 के आसपास चल रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्राइस हायर लेवल पर अपना जो मोशन है वो लूज करते हुए नजर आ रहा है, जिसकी वजह से भाव नीचे आते हुए दिख रहा है। फिलहाल अभी सेंटीमेंट थोड़े से वीक है। चांसेस लग रहा है कि गोल्ड के भावों में भी और यहाँ पे गिरावट देखी जा सकती है। हालांकि डोमेस्टिक मार्केट में 1,40,000 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर 1,40 का लेवल ब्रेक होगा तो फिर आपको आगे गिरावट देखने को मिलेगी। हमारा मानना है कि गोल्ड में एक बार नीचे में 3980 3950 तक के लेवल, ऑलमोस्ट 1,40,000 1,39,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी गोल्ड के अंदर रहेगी। और क्या ये सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी आपको लगता है चांदी में भी नजर आएगी? क्योंकि चांदी भी $60 के नीचे लगातार कारोबार करती हुई। हाँ बिल्कुल, देखिए $58 के नीचे आ गई। इनफैक्ट देखे तो अभी पिछले 3 दिनों के लो के नीचे ट्रेड कर रही है, ऑलमोस्ट 56-49 के आसपास। और डोमेस्टिक मार्केट में भी ऑलमोस्ट 2,18,000 के आसपास के लेवल्स यहाँ पर आते हुए नजर आए हैं। तो वीक ट्रेंड सिल्वर के अंदर भी बन रहा है। हमें लगता है कि सिल्वर में जल्दी ही 55 से लेकर $54 तक के लेवल, और नीचे में 2,16,000 से लेकर 2,12,000 तक के लेवल सिल्वर में देखे जा सकते हैं। तो कोई भी बाउंस ऊपर मिलता है 2,20,000 2,21,000 के आसपास, वहां बिकवाली का ट्रेंड देखना चाहिए। ऊपर में 2,24,000 मुझे लगता है कि एक अच्छा रेजिस्टेंस रहेगा। 2,24 के ऊपर जाएगा भाव तो ही आपको तेजी देखने को मिलेगी। बात अब यहाँ पर बेस मेटल्स की कर लेते हैं, जहां पर कॉपर में 3 हफ्ते के हाईज ऑलमोस्ट हमने बनते हुए देखे थे। कल जिंक में भी सपोर्ट था। आज हल्की सी मुनाफा वसूली जरूर है यहाँ पर बनती हुई नजर आई। कैसे देखेंगे आप करंट प्राइसेस, यहाँ से क्या करने की राय? देखिए बेस मेटल कहीं ना कहीं अब एक रेंज में अटकते हुए नजर आए। हालांकि कॉपर में हमने पिछले कुछ दिनों में जो अपसाइड मोमेंटम देखा था, प्राइस थोड़े से ओवरबॉट जोन में आते हुए नजर आए। आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। चांदी से नीचे में भाव एक बार दोबारा से 1300 और 1290 की रेंज में वापस आ सकते हैं। कहीं ना कहीं हाइयर लेवल पे जो खरीदारी है वो यहाँ पे मोमेंटम लूज करती हुई नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम थोड़े से भी यहाँ पर एक कूल ऑफ हो सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल मेटल की अगर आप देखेंगे तो डिमांड थोड़ी कम देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है।
ओवरऑल यहाँ पर मार्केट्स की अगर बात की जाए अनुज, तो बाजार को लगता है कि 2 साल तक इक्विटी मार्केट्स ने यहाँ पर ज़्यादा रिटर्न्स नहीं दिए हैं, कमोडिटीज़ ने बेहतरीन दिए हैं, लेकिन जिस तरह की मुनाफा वसूली कमोडिटीज़ में भी आती हुई नजर आई है, आपको क्या लगता है नेक्स्ट लेग ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पर क्या रह सकती है? हाँ देखिए, फिलहाल अभी तो डॉलर इंडेक्स की तरफ सबकी नजर है, क्योंकि वो वहां पर इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बात चल रही है और उसमें हम एक अच्छा जंप आते हुए देख रहे हैं। मगर उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कमोडिटी ऑलवेज बी ऑन अ राइट साइड, क्योंकि गोल्ड सिल्वर ऐसे प्रोडक्ट हैं, अगर इक्विटी मार्केट चलेगी तब भी रिटर्न देंगे और इक्विटी मार्केट गिरेगी तब भी गोल्ड सिल्वर रिटर्न देंगे। हालांकि पिछले 1-1.5 महीने में हमने थोड़ी गिरावट यहाँ पर आती हुई देखी है, बट मुझे लगता है कि ये जो अपकमिंग फेड की मीटिंग है, यहाँ से बहुत अच्छे क्यूज देखने को मिलेंगे, जहां पर हमें फिर गोल्ड सिल्वर में दोबारा से खरीदारी लौटती हुई नजर आएगी। जिस तरह से एल निनो का काम रहा है और 23% की डेफिशिएंसी है, फिलहाल भी हमने यहाँ पर मॉनसून में आते हुए देखी है। ऑफ कोर्स एक मॉनसून इंडेक्स भी है जहाँ पर कारोबार और वॉल्यूम्स में हमने बढ़त आते हुए देखी है अनुज, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो आपको कैसा लगता है? क्योंकि अब बाजार को कंसर्न्स बनते हुए नजर आने लगी हैं कि मिड जुलाई हो गया और अभी भी हम -23 पर हैं। हाँ देखिए, बिल्कुल मॉनसून का कंसर्न है और हम देख भी रहे हैं कि उसकी वजह से बहुत एग्रीकल्चर कमोडिटी में, चाहे वो मसाले हों, चाहे वो पल्सीज हो, सभी के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम आते हुए देखा। इवन हमने चने के अंदर भी एक रैली बनती हुई देखी है। हमें लगता है कि अभी फिलहाल जो मॉनसून का कंसर्न है वो यहाँ पर बना रहेगा। और आईएमडी का अगर आप देखेंगे तो उनका भी अनुमान यही है कि अभी बिलो नॉर्मल मॉनसून आता हुआ दिख रहा है। चांसेस है कि अभी आने वाले 10 से 15 दिन बहुत क्रूशियल होंगे। अगर इन 10-15 दिनों में मॉनसून की वापसी होती है तो फिर अच्छा ट्रेंड देखने को मिलेगा, अदरवाइज फिर मॉनसून डेफिसिट रहेगा, जिससे एग्रीकल्चर कमोडिटीज में सपोर्ट आता हुआ नजर आ सकता है। अनुज, बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज से यहाँ पर समय निकालने के लिए। क्लियरली कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर सोने और चांदी में देखने को मिल सकती है, वही हाल कच्चे तेल का रह सकता है। चिंताएं अब ज़्यादा यहाँ पर मॉनसून को लेकर बनती हुई नजर आई हैं, क्योंकि क्लियरली जिस तरह से वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट एक तरफ है, रशिया यूक्रेन दूसरी तरफ, बाजार यूएस फेड आगे क्या करेगा उस पर भी नजर रखेगा, और साथ ही साथ एल निनो को चलते हुए भारत की जो फिलहाल मॉनसून की स्थिति है थोड़ी सी कंसर्निंग है। जुलाई एंड तक फिर से बारिश होने की उम्मीद ज़रूर है, लेकिन क्या वो भरपाई हो पाएगी उसके ऊपर काफ़ी बड़े सवाल फिलहाल भी बने हुए हैं। हम ये सब वॉच करेंगे, लेकिन तब तक आप लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, लौट के आएंगे और लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।